हाय हेलो इन्वेस्टर्स। ये वीडियो के अंदर हम जो है 6 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। अब ये 6 कंपनीज ऐसी कंपनीज बनकर आती है जहां हमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रिगर देखने मिल रहा है, बी इट इन टर्म्स ऑफ आपका अर्निंग्स ग्रोथ हो गया, टॉप लाइन ग्रोथ हो गया, या फिर मार्जिन एक्सपेंशन हो गया, या फिर ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया। तो चारों कंपनीज के अंदर ग्रोथ ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किसी भी कंपनी के अंदर जब ग्रोथ ट्रिगर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिलता है तो उन कंपनीज के अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा पी री रेटिंग देखने का भी पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि पी जो है आपका दो चीज़ों का फंक्शन है। पहली चीज़ जो होती है वो होता है परसेप्शन, और जो दूसरी चीज़ बनकर आती है वो जो होती है आपकी अर्निंग्स। तो इन सारी कंपनीज के अंदर हमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स मोमेंटम जो है वो बहुत देखने मिल रहा है। तो कंपनीज की बात करते हैं। अब जो पहली कंपनी बनकर आती है वो है जिनका लॉजिस्टिक्स। अब जिनका लॉजिस्टिक्स में एक इंटरेस्टिंग बात ये बनकर आती है कि इनका जो बिजनेस मॉडल है ना वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। क्योंकि ये बिजनेस जो है ना एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। जब आप प्लेटफॉर्म बिजनेसेस को स्टडी करते हो तो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस क्या होते हैं, ये बिजनेसेस एसेट लाइट बिजनेस होते हैं। और एसेट लाइट बिजनेस के अंदर यूजुअली क्या होता है, जैसे कि आपका कार ट्रेड टेक, ये भी जो है आपका एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। तो पहले ये बिजनेसेस जो है लॉस में होते हैं क्योंकि ये लोग यूजर्स एक्वायर कर रहे होते हैं। और एक बार ये कंपनी जो है यूजर्स एक्वायर कर लेती है तब हमें इन प्लेटफॉर्म बिजनेसेस के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिलता है। और इन कंपनीज के अंदर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ देखने मिल सकती है। तो जब हम जिनका लॉजिस्टिक्स की बात करें तो ये कंपनी जो है आपके जो ट्रक ऑपरेटर्स है ना उन्हें कनेक्ट करती है आपके ट्रक ड्राइवर से। अब इसका क्या मतलब है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे ट्रक ओनर्स है, अबाउट 75% ऑफ द ट्रक ओनर्स है जो कि 5 से कम ट्रक्स ओन करते हैं। तो उनके लिए यार पॉसिबल नहीं होता है, वो लोग अपने ट्रक जो है वो ड्राइवर्स को दे देते हैं या फिर किसी और कंपनी वगैरह को जो है वो रेंट आउट कर देते हैं। तो इन ऑपरेटर्स को, इन ओनर्स को जो है पता नहीं होता है कि यार ये ड्राइवर जो है इनकी ट्रक कहाँ लेके जा रहा है, इनकी ट्रक कहाँ घूम रही है। क्या पता ड्राइवर इनकी ट्रक लेकर कहीं और दूसरी जगह ना चले जाए। और बहुत सारी चीज़ें होती है कि यार वो फ्यूल किस तरीके से यूज़ करता है, एवरेज उस ट्रक के अंदर जो है या माइलेज जो है हमें किस तरीके से मिल रहा है, या फिर कोई और दिक्कतें आ गई है क्या उस ट्रक के साथ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि ट्रक ओनर्स को प्रॉब्लम फेस करने मिलती है। तो ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर जो है जिनका टेक जो है इन ट्रक ओनर्स की प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करता है। जहाँ अगेन अगर आप देखोगे तो ये कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये लोग जो है टोलिंग वाली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगेन व्हीकल ट्रैकिंग वाली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये लोग फ्यूल पेमेंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके साथ साथ व्हीकल्स के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं ये लोग, अगेन लोड्स प्लेटफॉर्म होता है इनका, ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है इनका, और फ्यूल सेंसर भी है जहाँ ये देख रहे होते हैं कि यार फ्यूल जो है किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो आपके ब्लैकबक के प्लेटफॉर्म पे अगर आप यूजर्स देखोगे तो यूजर्स के अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही है पिछले कुछ टाइम से। और इसके साथ-साथ जब हम Q1 FY26 के नंबर्स देखें कंपनी के, तो हमें जो है कंपनी के टॉप लाइन के अंदर 62% की जो है ग्रोथ देखने मिली है। और जब हम पैट की बात करें तो हमें जो है पैट के अंदर 17% की ग्रोथ देखने मिली है। लेकिन ऐसी कंपनीज के अंदर हम डायरेक्ट एबिटा कंपेयर नहीं कर सकते, तो हमें जो है एडजस्टेड एबिटा देखना पड़ता है। तो अगर हम कंपनी का एडजस्टेड एबिटा देखें तो हमें जो है 290% की ग्रोथ देखने मिली है इनके एडजस्टेड एबिटा में, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। अब इसका ये मतलब है कि कंपनी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। और ये लेवरेज क्यों देखने मिल रहा है? क्योंकि अगेन एक तो कंपनी के जो रिकरिंग रेवेन्यूज़ है उनका शेयर जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है। इनके जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। फिर इसके साथ-साथ इनका यूज़र रिटेंशन जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। और कंपनी का बिज़नेस मॉडल है यार एसेट लाइट बिज़नेस मॉडल। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आपके प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेसेस के अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिलता है। अब जब आप ज़िनका जैसे बिज़नेसेस को ट्रैक करते हो, तो यहाँ पे आपको क्या-क्या ट्रैक करना है, आप टॉप लाइन ट्रैक करो, मार्जिन्स ट्रैक करो, बॉटम लाइन ट्रैक करो, और इसके साथ-साथ आपको ट्रैक करना है कि क्या सर्विसेज़ जो है ये लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रक ओनर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। उन सर्विसेज़ से इनका जो वैल्यू एडेड सर्विसेज़ है उसका शेयर कितना है। फिर इसके साथ-साथ आपको देखना है कि इनके जो मंथली ट्रांज़ैक्टिंग ट्रक ऑपरेटर्स है वो कितना ज़्यादा फ़ास्ट ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है 13.87% के आस-पास ग्रो किए। और उनका डेली टाइम कितना स्पेंड हो रहा है आपके ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स के ऊपर। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो कि आपको जिनका के अंदर ट्रैक करनी है। और यहाँ आप देख सकते हो कि जिनका के अंदर जो है हमें किस तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज जो है प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। जहाँ हम Q3 की बात करें तो कंपनी जो है सिर्फ 33 करोड़ का जो है एडजस्टेड एबिटा बना रही थी। और 2 क्वार्टर बाद ही अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो एडजस्टेड एबिटा है वो 47 या 50 करोड़ के आसपास लगभग जा चुका है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, इसलिए हमें इस बिज़नेस के अंदर जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। तो जिनका एक बहुत अच्छा बिज़नेस है, जिसे आपको जो है जाकर इंडिविजुअली स्टडी करना चाहिए।
और इसके साथ-साथ एज़ ऑफ नाउ अगर आप कंपनी का लार्जेस्ट रेवेन्यू ड्राइवर देखोगे, तो वो जो है टोल पेमेंट्स वाला बिज़नेस है इनका, जहाँ पे ये लोग जो है डिजिटली को टोल वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं आपके ट्रकर्स वगैरह के थ्रू। फिर इसके साथ-साथ इनका जो व्हीकल ट्रैकिंग वाला डिवीज़न है, वो जो है सेकंड हाईएस्ट है इन आपका रेवेन्यू शेयर। फिर इनका जो फ्यूल सेंसर वाला प्लेटफ़ॉर्म है, वो भी जो है बहुत ज़्यादा फ़ास्ट ग्रो हो रहा है। फिर अगेन इनके बाकी जो है छोटे-छोटे सेगमेंट्स हैं, एज़ ऑफ नाउ वो बाकी सेगमेंट जो है छोटे हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बिज़नेस। अब अगेन एफवाई 26 के आउटलुक की बात करें तो कंपनी का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इनके टोलिंग बिज़नेस के अंदर जो है हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिलेगी और इन्हें जब भी पीपीआई का लाइसेंस मिल जाएगा तो तब हमें जो है अच्छा खासा मार्जिन बूस्ट देखने मिल सकता है कंपनी के अंदर। फिर इसके साथ-साथ इनका फ्यूल सेंसर्स वाला भी जो बिज़नेस है एक्सपेक्टेड है कि आपके डबल डिजिट के आस-पास जो है ग्रो हो, हाई डबल डिजिट के आस-पास। तो ये सारे कुछ बिज़नेसेस हैं और ये सारा परफॉर्मेंस है ज़िनका लॉजिस्टिक्स का। इंटरेस्टिंग बिज़नेस है, जहाँ अगेन हमें ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है, तो इस बिज़नेस को जो है आप लोग जाकर स्टडी करो। अब जो सेकंड बिज़नेस है, वो है एमसीएक्स। अब जैसे हमें पता होगा हमारे कंट्री के अंदर स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, तो उसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज को आप रिप्लेस कर दो स्टॉक को कमोडिटी से। तो कमोडिटी के लिए भी जो है एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सचेंज होता है, जिस क एक्सचेंज का नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और कंपनी का नाम है एमसीएक्स। अब एमसीएक्स के नंबर्स अगर आप देखोगे तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिल रहे हैं एमसीएक्स के पिछले 3 से 4 क्वार्टर में भी। और मुझे ऐसा लग रहा था यार कि एमसीएक्स के अंदर ग्रोथ जो है Q1 एफआई 26 के अंदर थोड़ी बहुत स्लो डाउन हो जाएगी, लेकिन वो जो है हमें बिल्कुल भी देखने नहीं मिली है और कंपनी अभी भी जो है कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो की है Q1 के अंदर 59% से और हमें कंपनी के अंदर मार्जिन एक्सपांशन और ऑपरेटिंग लेवरेज जो है दोनों देखने मिला है। जहाँ अगर हम कंपनी की पैट ग्रोथ देखें तो हमें जो है 83% के आसपास जो है पैट ग्रोथ देखने मिल रही है एमसीएक्स के अंदर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। अब एमसीएक्स के अंदर ये लोग जितनी ज़्यादा कमोडिटीज़ जो है लेकर आएँगे, जितना ज़्यादा कमोडिटीज़ के अंदर हमारे कंट्री के अंदर ट्रेडिंग होगा, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया या फिर इलेक्ट्रिक कमोडिटी हो गई। अगेन ये लोग कुछ एल्यूमीनियम के ऊपर भी कमोडिटी लेकर आए, प्लास्टिक के ऊपर भी जो है ट्रेडिंग करते हैं लोग। तो ये सारी कमोडिटीज़ के फ्यूचर्स हो गए या ऑप्शंस हो गए, ये सारी चीज़ें जो है एमसीएक्स के ऊपर अवेलेबल है। बी इट आपका बुलियन हो गया, एग्रोकेमिकल कमोडिटीज़ हो गया या अगेन आपके बेस मेटल्स वगैरह हो गए, एनर्जी हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो है एमसीएक्स के ऊपर ट्रेड होती है। तो एमसीएक्स एज़ ऑफ नाउ एक हमारे कंट्री के अंदर जो है सबसे बड़ा और बिगेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, कंपनी के नंबर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। पहले अगर आप एमसीएक्स को देखोगे तो कंपनी जो है लॉसेस रिपोर्ट करती थी। अब रीज़न ये बनकर आता था कि इनका टेक्नोलॉजिकल प्लेटफ़ॉर्म इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, फिर इन्होंने टीसीएस को काम दिया था। फिर टीसीएस को काम आने के देने के बाद हमें जो है कंपनी के अंदर टर्न अराउंड देखने मिला, जहाँ 2024 में इनके जो पैट थे वो 83 करोड़ के आसपास का कंपनी पैट कर रहा था और 2025 में कंपनी का जो पैट है वो 560 करोड़ के आसपास जा चुका है। और एज़ ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो पूरे साल का लगभग 50% के आसपास का पैट जो है कंपनी सिर्फ़ अभी Q1 एफआई 26 के अंदर कर चुकी है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है हमें कंपनी के ग्रोथ मोमेंटम के अंदर देखने मिल रहा है। अब इसके साथ-साथ एमसीएक्स के बाद एक और कंपनी बनकर आती है, कंपनी का नाम है जीई वर्नोवा और ये लोग जो है आपके एचवीडीसी के अंदर काम करते हैं। अब एचवीडीसी वगैरह क्या होता है ये सब जो है मैं आपको जीई वर्नोवा के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। तो वो वीडियो आप जाकर देखो जहाँ आपको जो है पूरा आइडिया लग जाएगा। अब जीई वर्नोवा इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी जो है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही है, कंपनी के अंदर मार्जिन एक्सपेंशन देखने मिल रहा है और Q1 एफआई 26 के अंदर भी कंपनी ने अपनी जो बॉटो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है। ये मास्टर क्लास का प्राइस जो है मैंने सिर्फ 2000 रुपीज़ रखा हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और इस वर्कशॉप का प्राइस जो है मैं कुछ टाइम बाद इंक्रीज करने वाला हूँ, 3000 रुपीज़ के आसपास करने वाला हूँ। इस वर्कशॉप के अंदर ओवर 200 प्लस लोग जो है एनरोल कर चुके हैं और जितने भी लोग एनरोल है सबने मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू दिए इस क्लास के बारे में। इसके साथ साथ अगर आपको जेन्युइनली कुछ इक्विटी रिसर्च सीखना है, अगर आपको जेन्युइनली आपके लाइफ में कुछ करना है, अगर आप इरिटेट हो गए हो, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर चीज़ें कैसे चलती है, आप बस ये यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, उस पे स्टॉक मार्केट के डिसीजन ले रहे हो, कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे आप एडेड हो या फिर कोई दोस्त आपको टिप्स दे रहे हैं, तो आप उस पे डिसीजन ले रहे हो या फिर आप ढंग से जो है मार्केट के अंदर रिसर्च नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए जो है ज़ीरो टू हीरो इक्विटी रिसर्च वाली जो क्लास है ये मस्ट नीडेड है और ये 20 आवर्स का कंटेंट जो है आपको देखना है। इस क्लास के अंदर आपके 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ये आपको देखना है। इसके साथ-साथ इसमें टोटल 11 सेशंस है। इसमें आपको पीपीटी भी मिलेगी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ-साथ डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट चेकलिस्ट होती है, जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। हर एक सेक्टर की अलग
मेंटल मॉडल होता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स के लिए हमें कुछ और देखना चाहिए, आप ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के लिए देखोगे तो हमें कुछ और ट्रैक करना चाहिए। फिर उसके बाद आप कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज़ देखोगे या कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज़ देखोगे, लैब ग्रोन डायमंड कंपनीज़ देखोगे, गोल्ड कंपनीज़ देखोगे। तो हर एक सेक्टर के अंदर जो है हमें अलग-अलग चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ती है, अलग-अलग चीज़ें ट्रैक करनी पड़ती है कंपनीज़ के अंदर। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आप सीखोगे कि कौन से सेक्टर के अंदर हमें क्या देखना है। आप आराम से एक बार आपने 20 आवर्स का कंटेंट देख लिया, आपको कंपनीज़ ट्रैक करनी स्टार्ट करनी है और फिर आप जो है कोई भी कंपनी को ट्रैक कर सकते हो, नॉट किडिंग। इसके साथ-साथ जो है मैं आपको इस मास्टर क्लास के अंदर सिखाऊँगा कि आप किस तरीके से एआई को अपने रिसर्च के अंदर यूज़ कर सकते हो, लेवरेज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है आपको वैल्यूएशंस के बारे में भी सिखाया हुआ है कि आप किस तरीके से कोई भी स्टॉक को जो है वैल्यू कर सकते हो मार्केट के अंदर विदिन मिनट्स। वो सीएफए वाले लोग होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मॉडल सिखाते हैं आपको, डीसीएफ मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि रियल लाइफ के अंदर अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर होते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है एप्लीकेबल नहीं होती है, फाइनेंस वाली चीज़ें। तो आप भले ही एमबीए फाइनेंस हो या फिर आपका स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको जो है ये मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर लेना चाहिए अगर आपको जेन्युइनली स्टॉक मार्केट के बारे में जो है सीखना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हो, जहाँ मैं अपना पोर्टफोलियो रिवील करूंगा आप लोगों को, और अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक से जो है मैंने आपको सारी चीज़ें सिखाई है। इसके साथ-साथ यहाँ पे जो है आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का जो है एक्सेस भी मिल जाता है, जो कि लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है आपको। तो ये 2000 का प्राइस है, ये कुछ भी नहीं है, और जो वैल्यू आपको इस मास्टर क्लास के अंदर मिलेगी ना, वो बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट 100 एक्स ज़्यादा होगी जो प्राइस आप पे कर रहे हो। और डेली मुझे मेल्स आते रहते हैं, डेली मुझे डीएम्स आते हैं, व्हाट्सएप पे आता है, एक्स पे आता है, जीमेल पे मेल्स आते होते हैं। लोग जो है डेली मुझे बता रहे होते हैं कि भाई मास्टर क्लास के बाद जो है हमें कंटेंट बहुत अच्छा लगा, एकदम सुपर्ब कंटेंट है, क्योंकि लोग आपको स्टॉक मार्केट कोर्सेज के नाम पे कचरा बेच रहे हैं, आपको बेसिक चीजें सिखा रहे हैं, और इस मास्टर क्लास के अंदर आप एकदम एडवांस चीजें सीखोगे, और वो चीजें सीखोगे जो कि आपको मार्केट के अंदर एक्चुअली रेलेवेंट है। और इसके साथ साथ लोग मुझे बताते हैं कि यार भाई हमने मास्टर क्लास देखने के बाद हमारा पूरा पोर्टफोलियो रिबैलेंस कर लिया। इसके साथ साथ लोग मुझे ये भी बता रहे हैं कि हमने कंपनीज को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है, कुछ लोगों ने तो कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो लोग भी जो है कॉन्स्टेंटली टच के अंदर है। और एक और चीज, मास्टर क्लास देखने के बाद अगर आपको कभी भी डाउट आता है कोई भी स्टॉक रिलेटेड या कोई भी चीज रिलेटेड, तो आप जो है मुझसे वन ऑन वन भी कनेक्ट कर सकते हो, या तो मेरे एक्स के ट्विटर के डीएम्स के अंदर, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, या मेल और डीएम्स पे कनेक्ट करोगे तो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। तो मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना, लिंक नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और ये वैल्यू जो आपको मिलेगी ना इस प्राइस के लिए, वो कंपैरेटिवली 100 एक्स ज्यादा है। तो ये 2000 रुपीज के लिए जो है सोचो मत, हमें जो है इग्नोरेंस टैक्स पे नहीं करना है हमारे लाइफ के अंदर। और ये सारी चीजें जब हम लर्निंग पे मिस आउट कर देते हैं ना, तो हम जो है इग्नोरेंट टैक्स पे करते हैं। बॉटम लाइन है या फिर पैट का नंबर अगर आप देखोगे, तो इन्होंने जो है 116% की वाई ग्रोथ दिखाई है। इसके साथ साथ टीएनडी सेक्टर्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा टेलमेंट्स है। मैं ऑलरेडी एक्स पे एक वीडियो कवर कर चुका हूँ टीएनडी सेक्टर के ऊपर, जो कि स्किपर और ट्रांससेल का P2P कंपैरिजन है। तो अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसके साथ साथ यश हाई वोल्टेज नाम की भी एक कंपनी है, जिसे मैंने अगेन टीएनडी सेक्टर के ऊपर कवर किया है, और यूट्यूब पे अगर आप जीई वर्नोवा का वीडियो जाकर देखोगे तो आपको जो है पूरा कंपनी के बारे में आइडिया लग जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो कि आपको स्टडी करना चाहिए। अब हम जो है कुछ और कंपनीज की भी बात करते हैं। तो जो थर्ड कंपनी है जिसके बारे में मुझे आपसे डिस्कस करना है, आई मीन फोर्थ कंपनी, वो है आपकी प्रिवी। अब प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स की अगर हम बात करें तो ये कौन से सेगमेंट के अंदर काम करती है? ये लोग जो है आपके फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंस वाले सेक्टर के अंदर काम करते हैं। अब इस सेक्टर के अंदर मोर और लेस अगर आप प्रिवी का बिजनेस मॉडल समझ रहे हो, तो ये जो है एक स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनी है। तो यहाँ पे प्रिवी के अंदर हमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही है, जहाँ पिछले 3 क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो ग्रोथ मोमेंटम जो है कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी Q1 FY26 के भी नंबर्स अगर हम प्रिवी के देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स हमें देखने मिली है, जहाँ कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो की है 20% के आसपास। अब Q4 FY25 के अंदर जो कॉन कॉल हुआ था, FY26 के लिए मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया हुआ है कि ये लोग 20-25% के आसपास जो है आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो जो गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है ना बॉस, उस गाइडेंस पे जो है मैनेजमेंट काम कर रहा है, और वो हमें एग्जीक्यूट होते हुए देखने मिल रही है। अब इसके साथ-साथ प्रिवी के अंदर अगर आप देखोगे तो इनका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का जो शेयर है ना, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते जा रहा है। अब इसके वजह से हमें कंपनी के मार्जिन्स के अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही है। तो जहाँ पिछले साल अगर आप पिछले Q1 के अंदर देखोगे तो इनके मार्जिन थे 24% के आसपास। अभी Q1 FY26 के अंदर अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन जो थे वो 24% के आसपास जा चुके हैं, 20% से। तो इसलिए हमें कंपनी के अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है, जहाँ Q1 FY26 के अंदर कंपनी ने अपनी अर्निंग्स ग्रो की है 83% के आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। अब प्रिवी अगेन जब हम फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंस वाली इंडस्ट्री को बात करते हैं, तो ये इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री है। अब रीज़न ये बनकर आता है कि ग्लोबली अभी अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर प्लेयर्स देखोगे तो बहुत ज़्यादा कम प्लेयर्स है।
और आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब आपके एफएमसीजी ब्रांड्स बनकर आते हैं, अगेन आपके परफ्यूम ब्रांड्स बनकर आते हैं। अब ये जो है इन्होंने ऑलरेडी इनका एक बी टू बी सप्लायर होता है। अब ये बी टू बी सप्लायर जो है इन्हें जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है और इन कंपनीज़ का जो है ब्रांड बन चुका है। अगर आप परफ्यूम यूज़ कर रहे हो और आप देखोगे कि उस परफ्यूम के अंदर से जो है डिफरेंट स्मेल आ रही है, थोड़ा बहुत भी केमिकल के अंदर चेंज हो जाएगा तो परफ्यूम जो है उस सेम लेवल का स्मेल जो है या फ्रेग्रेंस जो है आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसलिए कंपनी जो है रिलक्टेंट होती है बहुत ज़्यादा, कंपनीज़ नहीं चाहती है कि यार वो लोग जो है जल्द से जल्द अपने सप्लायर चेंज करें, तो इसलिए ये इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड है। और इंडिया के अंदर अगर मैं आपके प्लेयर्स की बात करूँ, तो प्रिवी और एसएच केलकर 2 ही ऐसे इंटरेस्टिंग प्लेयर्स हैं आपके पूरे फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री के अंदर। बाकी भी प्लेयर्स हैं, ओरिएंटल एरोमेटिक्स वगैरह जैसे प्लेयर्स हैं, लेकिन अगेन वो बहुत ज़्यादा छोटे प्लेयर्स हैं और प्रिवी और एसएच का अगर आप स्केल देखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा है और प्रिवी तो बॉस पूरे सेक्टर का जो है किंग ही है। अब इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद भी कंपनी जो है इतना ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। इसके साथ-साथ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का मिक्स शेयर इंक्रीज़ देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्जिन एक्सपेंशन देखने मिल रहा है और हमें कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल रहा है। फिर जब हम प्रीवी की बात करें, तो इनके लीडरशिप जो है आपके डीएचएमओएल के अंदर है। डीएचएमओएल जो है आपका गॉड्स मॉलिक्यूल होता है। शायद ही आप आपके डे टू डे लाइफ के अंदर कोई ऐसी चीज़ यूज़ करते रहोगे जिसमें डीएचएमओएल यूज़ नहीं किया जाता है। आपके बॉडी वॉश के अंदर, आपके परफ्यूम्स के अंदर, आपके शैम्पू के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर जो है डीएचएमओएल का जो मॉलिक्यूल है वो या केमिकल जो है वो यूज़ किया जाता है। अब इसके साथ-साथ कंपनी जो है आपके टर्पिनॉल के अंदर भी स्पेशलाइज़ करती है और पाइन ऑयल के अंदर भी जो है प्रिवी स्पेशलाइज़ करता है। अब प्रिवी के साथ इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि पूरे वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है जिसका नाम है जिवाडॉन। अब जिवाडॉन के अंदर इन्होंने जो है एक जॉइंट वेंचर किया है इनके साथ 2022 में, जिसका नाम इन्होंने रखा है प्रिजीव। अब जिवाडॉन से भी जो है ये जॉइंट वेंचर से भी जो है कंपनी के पास अच्छे खासे रेवेन्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे और ये लोग जो है इन्होंने नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए, नए केमिकल्स भी लॉन्च किए और ये लोग जो है मैक्सिमम अपने जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है ना वहाँ पे फोकस कर रहे हैं। तो जहाँ से इनका कस्टमर का जो पॉकेट शेयर है ना वो भी इंक्रीज होते जाए प्रिवी के पास और अगेन हमें मार्जिन्स भी जो है बेटर होते हुए देखने मिले। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंस वाली इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही है और जैसे-जैसे आपका वर्ल्ड का पॉपुलेशन ग्रो करते जाता है, अगेन आपकी जो नीड है वो भी इंक्रीज़ होते जाती है अरोमा केमिकल्स की, क्योंकि ये टॉयलेटरीज़ के अंदर यूज़ किए जाते हैं, डेटॉल के अंदर यूज़ किया जाता है, शैम्पू के अंदर यूज़ किया जाता है। तो हर एक चीज़ जो कि आप डे टू डे लाइफ़ के अंदर हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो है इनके प्रोडक्ट्स या मोर और लेस अगर आप देखोगे तो प्रिवी का केमिकल जो है इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर कहीं न कहीं जो है सप्लाई किया ही होगा। तो ये बनकर आती है प्रिवी वाली बात। अब थोड़ा कॉन कॉल वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रिवी के केस में अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया हुआ है 20% का, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है एंड अगेन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मैनेजमेंट क्या कर रहा है, अभी इनका प्रिवी फाइन साइंस वाला एक डिवीजन है और प्रिवी बायोटेक वाला डिवीजन है, उन्हें जो है ये लोग अमेलगमेट कर रहे हैं। तो इसके वजह से ये लोग इनके क्लाइंट के केस में अगर आप देखोगे तो आपकी सिनर्जी वगैरह भी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये लोग गाइडेंस कितना दे रहे हैं कि ये लोग 5000 करोड़ के आसपास जो है रेवेन्यू कर सकते हैं और 1000 करोड़ के आसपास का एबिटा ये लोग टारगेट कर रहे हैं इन कमिंग 3 टू 5 ईयर्स। तो अगर आप ग्रोथ कैलकुलेट करोगे आपके टॉप लाइन के अंदर, तो कंपनी मोर और लेस गाइडेंस दे रही है कि ये लोग 20 टू 25% के बीच में अगले 5 सालों के लिए आराम से ग्रो कर सकते हैं। अब इसके साथ-साथ ये लोग इनका जो बायोटेक वाला डिवीजन है, जो कि आपके प्रिवी के दूसरे वाले सेगमेंट के अंदर आता है, तो वहाँ पे जो है इनके पेटेंट्स वगैरह भी आएँगे, वहाँ पे ये लोग जो है आईपी क्रिएशन के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग जो है लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट कर सकें। और प्रिवी के केस में अगर आप देखोगे तो इनके मैक्सिमम रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से ही आते हैं एज़ ऑफ नाउ और एक्सपोर्ट से ही आएँगे। तो इनके 70% ऑफ रेवेन्यूज़ अप्रॉक्सिमेटली जो है हमें एक्सपोर्ट से देखने मिलते हैं। तो ये जो है प्रिवी की बात है। जब हम टैरिफ्स वगैरह की बात करें तो अब क्वेश्चन यही बनकर आता है कि जो भी एक्सपोर्ट वाले बिज़नेस की बात कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि यार टैरिफ्स का जो है बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है कंपनीज़ पे, कि कल को अगर अभी ट्रम्प देखो मतलब अब ट्रम्प की तो भाई क्या ही बोले, मैड किंग जो है अपना डांस कर रहा है और वो कंटिन्यूअस एक दिन टैरिफ बदलते, हर दिन जो है रेट बदल रहा है। पहले 25% था, फिर 50% हो गया है, फिर इसने भाई ने बताया कि यार फार्मा पे जो है 250% का टैरिफ लगा देंगे। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है और अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। अब वो जो भी कर रहा है वो उसके कंट्री का कुछ सोच समझ के कर रहा होगा, लेकिन मुझे जो है ये चीज़ सेंस नहीं बना रही है। लेकिन हालाँकि ये जो है मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो गाइडेंस मैनेजमेंट क्या दे रहा है कि इनके एबिटा मार्जिन जो है बेटर होते जाएँगे। ये लोग जो है 21% प्लस का जो है एबिटा मार्जिन आराम से जनरेट कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ एफआई 26 के अंदर कंपनी के अंदर हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल सकती है, क्योंकि बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो रहा है कंपनी का, डीबॉटलनेकिंग भी चल रहा है, कैपेक्स भी आ रहा है, तो ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन्स वगैरह भी जो है एक्सपांड होते हुए हमें देखने मिल रहा है।
अब इसके साथ-साथ इंटरेस्टिंग चीज़ ये बनकर आती है कि टैरिफ का जो है प्रिवी के ऊपर कोई भी रिस्क नहीं बनकर आता है, क्योंकि इनके 70% ऑफ पूरे साल के रेवेन्यू जो है ऑलरेडी पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर चुके होते हैं ये। तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है चेंज नहीं किया जा सकता, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को जो है उसी कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस पे ये लोग अपने गुड्स प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए इतना ज़्यादा टैरिफ वगैरह से कंपनी को रिस्क नहीं बनकर आता है और मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कंपनी को। फिर इसके साथ-साथ जब हम मार्जिन्स की बात करें टैरिफ की वजह से, तो कंपनी का जो यूएस के ऊपर एक्सपोज़र है, वो बहुत ज़्यादा कम है। सिर्फ़ 7% ऑफ रेवेन्यूज़ ही जो है कंपनी के यूएस से आते हैं और ये इम्पैक्ट मैनेजमेंट बता रहा है कि ये जो पूरा इम्पैक्ट है वो प्रीव्यू भी शेयर करेगा, F&F के इनके फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंस के इनके जो कस्टमर है, वो भी शेयर करेंगे और एट द एंड कस्टमर को भी जो है वो इम्पैक्ट शेयर करना ही पड़ेगा। तो मार्जिन प्रेशर जो है इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है कंपनी के अंदर और जो गाइडेंस दिया है इन्होंने, उस गाइडेंस पे जो है हमें देखने मिल सकती है ग्रोथ कंपनी के अंदर। अब प्रिवी के अंदर क्या हो रहा है, हमें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ क्यों देखने मिल रही है? क्योंकि हमें प्रिवी के अंदर दोनों वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ दोनों देखने मिल रही है। अब किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देख रहे हो तो आपको जो है सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ नहीं चाहिए होगी, आपको जो है वैल्यू ग्रोथ की भी नीड होगी। क्योंकि यार अगर आपके कंपनी के अंदर सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ हो रही है और वैल्यू डीग्रोथ हो रही है, इसका ये मतलब है कि आप जो है डिस्काउंट के अंदर आपका माल बेच रहे हो या फिर आपकी प्राइसिंग पावर जो है वो रिड्यूस हो गई है। तो कोई भी बिज़नेस के अंदर आपको उनकी वैल्यू ग्रोथ जो है वो रिड्यूस होते हुए दिखती है, तो बॉस ये जो है एक नेगेटिव साइन है जो कि आपको एज़ अ इन्वेस्टर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आपको इससे आइडिया लगेगा कि यार बिज़नेस की जो प्राइसिंग पावर है ना वो रिड्यूस होते जा रही है। तो ये सीन है प्रिवी का। ओवरऑल चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है स्टॉक के अंदर और गाइडेंस इंटरेस्टिंग लगा मुझे प्रिवी के केस में। अब प्रिवी के बाद कोवर्किंग सेक्टर के अंदर एक और कंपनी बनकर आती है जिसका नाम है ईएफसी लिमिटेड। अब ईएफसी लिमिटेड को अगर आप देखोगे तो इनके जो है 3 डिवीज़न है। एक आपका कोवर्किंग स्पेस वाला डिवीज़न। अब ये लोग क्या करते हैं, आपके जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, हर एक कॉर्पोरेट को पॉसिबल नहीं होता है या फिर वो इतना ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं करना चाहेंगे कि पहले दूसरी जगह लैंड परचेज़ कर, फिर वहाँ पे ऑफ़िस बना दो और फिर ऑफ़िस बनने के बाद अब वहाँ पे एम्प्लॉइज़ वगैरह को जो है आपके शिफ्ट करो। तो ये सारी चीज़ों के अलावा आजकल जो है कोवर्किंग का ट्रेंड आ चुका है। मतलब क्या कि ये लोग जो है लैंड वगैरह ईएफसी जैसी कोवर्किंग वाली कंपनीज़ होती है, ईएफसी हो गई, ऑफ़िस हो गई, तो ये कंपनीज़ क्या करती है, लैंड परचेज़ कर लेगी। अब लैंड ये लोग परचेज़ नहीं करते, बहुत कम केसेस में ये लोग परचेज़ करते हैं, लेकिन मैक्सिमम इनका काम जो है लीज़ेज़ पे चलता है। मतलब क्या कि एक बिल्डिंग होगी, उसे जो है ये लोग लीज़ पे ले लेंगे और वहाँ पे जो है ये लोग ऑफ़िसेज़ वगैरह खुद बना देंगे। अब उस ऑफ़िस के अंदर इंटीरियर वाला काम भी होगा, फर्नीचर वाला काम भी होगा, तो जितना ज़्यादा आप बैकवर्ड इंटीग्रेटेड रहोगे इस सेगमेंट के अंदर उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। तो ये कंपनीज़ क्या करती है ऑफ़िस वगैरह लीज़ पे ले लेती है और आपकी जो बड़ी कंपनीज़ हो गई, स्टार्टअप्स हो गई, उन्हें जो है ये लोग रेंट आउट कर देते हैं। तो इसलिए कंपनी के पास जो है पर सीट जो है रेवेन्यूज़ वगैरह आते रहते हैं। तो अब ईएफसी का ये है बिज़नेस मॉडल मोर और लेस अब अगर आप समझ गए रहोगे और कोवर्किंग स्पेस जो है पूरे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ास्ट ग्रो हो रहा है। टी1 सिटीज़ के अंदर भी इसकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और टी2 सिटीज़ के अंदर भी जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ास्ट ग्रो हो रहा है। अब ईएफसी के अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ ये बनकर आती है कि ईएफसी आपके लीजिंग डिवीज़न के अंदर काम कर ही रहा है। इसके साथ-साथ कंपनी के अंदर और 2 डिविज़न्स है जो कि एक इनका डिज़ाइन एंड बिल्ड वाला डिवीज़न है और अगला जो डिवीज़न है वो है इनका दूसरा फर्नीचर वाला डिवीज़न। तो दोनों डिवीज़न की वजह से हमें कंपनी के अंदर ग्रोथ देखने मिल रही है, मार्जिन एक्सपेंशन देखने मिल रहा है। क्योंकि देखो आप फर्नीचर भी खुद ही बना रहे हो, इंटीरियर का काम भी खुद ही कर रहे हो, लीज़ कर कंपनीज़ को भी आप खुद ही प्रोवाइड कर रहे हो। तो इसमें जो आपके बीच-बीच के दूसरे लोगों को जो आप कॉस्ट देते हो वो जो है आपका बच जाता है और ओवरऑल लेवल पे आपके मार्जिन्स बेटर होते जाते हैं। तो इस मॉडल पे जो है आपका ईएफसी जो है काम करता है, तो इंटरेस्टिंग प्लेयर है ये भी। अब इसके साथ-साथ ईएफसी के एज़ ऑफ नाउ Q1 FY26 के अंदर अगर आप सीट्स देखोगे तो 63,000 सीट्स है एंड Q4 FY25 के अंदर इनके कुछ अराउंड 60,000 सीट्स के आसपास थे और वहाँ से कंपनी का मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है कि ये लोग 25,000 के आसपास सीट्स जो है और ज़्यादा ऐड कर लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है ईएफसी के साइड पे, जहाँ हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने भी मिल सकती है। तो इनकी पर सीट ये लोग एवरेज ऑक्यूपेंसी जो है 90% के ऊपर मेंटेन कर चलते हैं क्योंकि यार मैनेजमेंट ये बताता है इस कंपनी का कि देखो सीट्स तो हम और ज़्यादा फास्ट पेस पे इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन उस सीट्स के अंदर अगर ऑक्यूपेंसी नहीं हुई तो कंपनी का ओवरऑल लेवल पे तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा ना। तो इसलिए कंपनी जो है प्रॉफिटेबिलिटी पे भी फोकस कर रही है, मार्जिन पे भी फोकस कर रही है। इसलिए इनके केस में अगर आप देखोगे तो ऑक्यूपेंसी जो है कंपनी का इतना ज़्यादा हाई है। एंड अगेन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनका मैनेज्ड ऑफिस सॉल्यूशन से आता है 56% के आसपास। डिज़ाइन एंड बिल्ड से इनके रेवेन्यूज़ आते हैं 39% के आसपास और फर्नीचर डिवीजन से इनके रेवेन्यूज़ आ रहे हैं 5.8% के आसपास। और ये डिवीजन जो है अभी भी अर्ली स्टेज के अंदर है और इस डिवीजन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है 250 टू 300 करोड़ के आसपास जो है वो बनकर आती है। अब डिज़ाइन एंड बिल्ड वाले डिवीजन के अंदर भी ये लोग जो है 2 टाइप के प्रोजेक्ट्स लेते हैं। एक आपका टर्नकी प्रोजेक्ट्स होता है और दूसरा जो है आपका इंटीरियर सॉल्यूशंस वाले जो है ये लोग प्रोजेक्ट लेते हैं।
फिर मार्जिन्स वगैरह की बात करें तो सारे सेगमेंट के अंदर जो है डिसेंट मार्जिन है। अब आपका डिज़ाइन एंड बिल्ड वाला जो सेगमेंट है उस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को विन कर रहे हो। तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है हाई मार्जिन मिक्स वाले होंगे तो आपके मार्जिन्स भी जो है कंपनी के अंदर ऑटोमैटिकली बेटर होते जाएँगे। मतलब जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होगी उतने ज़्यादा आपके हायर मार्जिन्स होंगे, जितना ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन होगा उतने ज़्यादा आपके लोअर साइड पे मार्जिन्स होंगे। फिर इसके साथ-साथ कंपनी का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि अगेन ये लोग जो है बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे एक्सपांड कर रहे हैं। लीजिंग से इनके कुछ 55 टू 60% ऑफ रेवेन्यू जो है आते ही रहेंगे। डिज़ाइन एंड बिल्ड वाला जो डिवीज़न है और फर्नीचर वाला डिवीज़न है, दोनों डिवीज़न के अंदर जो है बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ जो है हमें कंपनी के अंदर एक्सपेक्टेड होते हुए दिख रही है। फिर जब हम Q1 और Q2 की बात करें तो यहाँ अगेन कंपनीज़ का जो डेवलपमेंट कॉस्ट है यूजुअली हाई होता है, क्योंकि ईएफसी के अंदर क्या होता है कि आपके Q4 के अंदर कंपनी जो है प्लानिंग वगैरह कर रखती है। तो उस टाइम पे अगर आप कंपनी के मार्जिन्स भी देखोगे तो कंपैरेटिवली हायर साइड पे होते हैं, और उस वो जो Q4 के अंदर प्लानिंग होता है वो जो है ये कंपनी को Q1 के अंदर एग्जीक्यूट करना होता है और Q2 के अंदर एग्जीक्यूट करना होता है। क्योंकि यार आप Q1 और Q2 से लेट एग्जीक्यूट करोगे तो आपको जो है उतना ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी के अंदर देखने ही नहीं मिलेगा। रीज़न ये बनकर आता है क्योंकि आप ऑफिसेज़ बनाओगे, स्पेंडिंग करोगे, मतलब लीज़ वगैरह लोगे, बिल्डिंग करोगे, वहाँ पे डिज़ाइन एंड बिल्ड वाला सेगमेंट होगा, फिर फर्नीचर वगैरह बनाकर लेकर आओगे। तो Q1 एंड Q2 के अंदर ही जो है मैक्सिमम ग्राउंड वर्क होता है। अब Q3 और Q4 जो है आपका सीट्स फिल करने में जाता है, या फिर अगेन वहाँ पे जो है इनके कॉस्ट जो है कंपैरेटिवली लोअर साइड पे होते हैं। क्योंकि अगर आप Q1 और Q2 के अंदर डेवलपमेंट कॉस्ट करोगे ही नहीं, तो आपके उन सीट्स को मैच्योर होने के लिए टाइम लगेगा और आपके ग्रोथ के ऊपर जो है ये सीट्स कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी अगर लेट हुआ केपेक्स इस चीज़ पे तो। तो ये सीन है, इसलिए कंपनी के मार्जिन जो है H2 के अंदर हमें बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। तो ये सीन चल रहा है ईएफसी के अंदर। अब एक और जो आखिरी कंपनी जो कि हमें डिस्कस करनी है वो है क्वालिटी पावर। अब क्वालिटी पावर इसके पहले हम डिस्कस करें, मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंपनी की वैल्यूएशन जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन अगेन ये लोग जो है टीएनडी सेक्टर के अंदर काम करते हैं। टीएनडी सेक्टर की सारी कंपनीज़ का जो है ये कंपनी प्रॉक्सी कंपनी है। ये लोग जो है आपके कॉइल प्रोडक्ट्स के अंदर काम करते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर काम करते हैं, आपके कॉम्पेंसेटर्स के अंदर काम करते हैं, स्टैटिक कॉम्पेंसेटर्स के अंदर स्टैटकॉम बनाते हैं ये लोग, आपके हार्मोनिक फ़िल्टर बनाते हैं। मतलब क्या कि जब आपका करंट ट्रांसफ़र होता है, तो करंट जो है आपका बहुत स्टेबली ट्रांसफ़र होता है। करंट ट्रांसफ़र होते टाइम हमें जो है एनर्जी लॉस देखने ना मिले, उस तरीके से जो है ये स्टैटकॉम वगैरह जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो ये लोग जो है आपकी पावर यूटिलिटीज़, ऑयल एंड गैस, ये सारी इंडस्ट्रीज़ को जो है कंपनी सर्व करती है। अब कंपनी के पास पड़ा हुआ है 750 करोड़ का ऑर्डर बैकलॉग, और इसके साथ-साथ कंपनी के साथ इंटरेस्टिंग ये चीज़ हो रही है कि सांगली के अंदर इनका जो है, जो कैपेसिटी है ना, उसका 9x एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो कंपनी जो है बहुत बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, जिसके वजह से हमें कंपनी के अंदर आगे जाकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिले। अब कंपनी के अगर आप देखोगे तो ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह भी ये लोग बनाते हैं। अब ये आपके जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर्स है उसके अंदर ये लोग नहीं है। ये मोर और लेस आपके एचवीडीसी रिएक्टर्स के अंदर, कॉइल्स के अंदर और आपके पावर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स है उनके अंदर ये लोग काम करते हैं। तो यहाँ अगेन अगर आप देखोगे तो ये लोग आपके जो पावर वैल्यू चेन है उसके मिडस्ट्रीम के अंदर ये लोग काम करते हैं, मिडस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन साइड के अंदर काम करते हैं। तो इसलिए अगर आप इनके मार्जिन्स देखोगे तो इतने ज़्यादा हाई है। लेकिन अगर आप वही ट्रिल के मार्जिन्स देखोगे, शिलचार के मार्जिन्स देखोगे तो उनके मार्जिन जो है थोड़े लोअर साइड पे है। ट्रिल के पास पूरा वैल्यू चेन है अगेन, और जी वर्नवा की बात करोगे तो उनके मार्जिन जो है थोड़े हायर साइड पे है, क्योंकि अगेन उन्हें एचवीडीसी वगैरह के भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जी वर्नवा का पहले जाकर वीडियो देखो, वो अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही है। तो एचवीडीसी वगैरह के भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं जहाँ उनके मार्जिन जो है और बेटर होते जाते हैं। अब कॉइल प्रोडक्ट्स वगैरह जो है और कुछ 2 कंपनीज़ बनाती है। एक कंपनी का नाम है जेबी लैमिनेशन और दूसरी कंपनी का नाम है आपका विलास ट्रांसकोर। तो ये दोनों कंपनीज़ भी है जो कि आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगेन ये लोग स्टैटकॉम वगैरह भी बनाते हैं जहाँ से कंपनी के 40-45% ऑफ रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। इसलिए अगर आप देखोगे तो कंपनी के मार्जिन जो है इतने ज़्यादा हाई। वही आप अगर आप जेबी जैसी कंपनीज़ में जाके देखोगे, विलास जैसी कंपनीज़ में जाके देखोगे तो इनके मार्जिन जो है थोड़े लोअर साइड पे होते हैं। तो कंपनी के 45% ऑफ रेवेन्यू जो है पावर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट से हमें देखने मिल रहा है। अब ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर भी जो है 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, एक होता है लार्ज पावर ट्रांसफॉर्मर और एक होता है स्पेशल ट्रांसफॉर्मर। तो आपके मार्जिन जो है सबसे ज़्यादा स्पेशल ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर हायर साइड पे होते हैं और उसके बाद लार्ज ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर होते हैं। अब क्वालिटी पावर की अगर मैं मुद्दे पे बात करूँ तो मुद्दे पे बात ये है कि मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया हुआ है ना इस कंपनी के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिया हुआ है। 700 टू 850 करोड़ का इन्होंने गाइडेंस दिया हुआ है एफआई 26 के लिए। एज़ ऑफ नाउ कंपनी कर रहा है 337 करोड़ के आसपास का।
तो वहाँ पे अगर आप रेवेन्यू की ग्रोथ कैलकुलेट करोगे तो हमें 130% का ग्रोथ जो है देखने मिल सकता है एफवाई 26 के अंदर, इनके टॉप लाइन के अंदर। और जब हम एबिटा मार्जिन की बात करें तो अभी इनके एबिटा मार्जिन जो है हमें एफवाई 25 के लेवल पे 19% के देखने मिले। और मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इनके मार्जिन जो है मोर और लेस मेंटेन्ड ही रहेंगे। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन भी जो है मेंटेन देखने मिल रहा है, तो हमें कंपनी के अंदर जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी थोड़ा बहुत देखने मिल सकता है। क्योंकि इनकी जो मेहरू वाली सब्सिडरी है, वहाँ पे जो है कंपनी रैंप अप वगैरह कर रही है। सांगली वाले कैपेक्स को जो है इनका आ रहा है, वहाँ पे आने के लिए टाइम लगेगा। और मेहरू वाला जो इनका कैपेक्स है, वहाँ पे ये लोग 45% के आसपास कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। एंड एक्चुअली मैंने क्वालिटी पावर पे मैं ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो कवर कर चुका हूँ, 30 मिनट्स का वीडियो था अगर आपको याद होगा। और मैं ऐसा अज़्यूम कर रहा हूँ कि आप जो है अभी मेरे पुराने ऑडियंस हो और आपने वो 30 मिनट्स का वीडियो जो है देखा हुआ है। क्योंकि यार वो डेटा जो है अब मेरे पास है नहीं। रीज़न आपको पता ही होगा कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो वो वीडियो मेरे पास है नहीं। मैं ट्राई करूँगा कि इस इंडस्ट्री को जो है आई मीन इस कंपनी को जो है डिटेल्ड वे में कवर करूँ। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसे आप जो है जाकर स्टडी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन के भी बहुत ट्रिगर्स है, केपेक्स के भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स है। और इसके साथ-साथ ये लोग जो है वही आपके स्टैटकॉम वगैरह के अंदर काम करते हैं। तो इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत कम कंपनीज़ है जो कि स्टैटकॉम के अंदर काम कर रही है और इतने स्पेशलाइज्ड सेगमेंट के अंदर काम कर रही है। अब क्वालिटी पावर का एक नेगेटिव जो कि मैं हाइलाइट करना चाहूँगा कि टर्की के वजह से जो फॉरेक्स गेन्स होते हैं ना, उसके वजह से इनका जो पैट है ना, उसका 50% जो है हमें फॉरेक्स गेन से देखने मिल रहा है। क्योंकि टर्की की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है, जिसकी वजह से कंपनी को जो है फॉरेक्स गेन्स देखने मिल रहे हैं। एंड अगेन यहाँ पे इसलिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 100 करोड़ का हमें जो देखने मिल रहा है, एक्चुअली वो जो है सिर्फ 50 करोड़ का ही है। तो यार ये एक दिक्कत लगता है मुझे, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट जिस तरीके से बता रहा है, हमें पैट मार्जिन जो है 10-12% के आसपास जो है देखने मिल सकते हैं। तो ये सीन चल रहा है। ओवरऑल आपके एचवीडीसी और फैक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो डिमांड जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते जा रही है और सारी पावर कंपनीज़ जो है एज़ ऑफ नाउ अप साइकिल के अंदर है, तो सारी कंपनीज़ जो है बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। तो क्वालिटी पावर के अंदर हमें आगे जाकर ग्रोथ रेट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल सकती है। अब मैनेजमेंट ये बता रहा है कि टर्की की करेंसी अगेन अभी तक डेप्रिशिएट हो रही है, तो फॉरेक्स गेन्स थोड़े बहुत देखने मिल सकते हैं। लेकिन ये आपको इंडिपेंडेंटली वैल्यूएशन करना पड़ेगा कि कितने फॉरेक्स गेन्स देखने मिल सकते हैं, कितने नहीं देखने मिल सकते। उसके लिए आपको सिनेरियो बनाना पड़ेगा बैठकर। तो उसके लिए आप थोड़ा 15-20 मिनट्स लेकर खुद सिनेरियो जो है बना सकते हो। एंड अगेन कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना कि क्या सिनेरियो आ रहा है, आपके क्या आंसर है, तो मैं उस पे जो है कमेंट कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। डायरेक्ट वैल्यूएशन के लिए पूछना मत, थोड़ा होमवर्क जो है आप लोग भी कर लिया करो। एज ऑफ नाउ अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे देखोगे तो वैल्यूएशन स्टॉक की एक्सपेंसिव है। फॉरवर्ड बेसिस पे भी कैलकुलेट करोगे तो वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है। 50-60 का फॉरवर्ड पी तो बेयर मिनिमम आएगा ये स्टॉक का। तो आप जो है खुद कैलकुलेट करो, वैल्यूएशंस वगैरह कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मैंने सारी चीज़ें मास्टर क्लास के अंदर सिखाई हुई है। पोर्टफोलियो किस तरीके से मैनेज करते हैं, जहाँ मैंने अपना खुद का पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़ किया हुआ है आपको और बताया कि कौन से स्टॉक्स मैंने ऐड किए, कौन से स्टॉक्स कट किए, तो वो सारी चीज़ें जो है मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है। तो आपने अगर अभी तक मास्टर क्लास के अंदर एनरोल नहीं किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पोस्ट जल्द से जल्द मास्टर क्लास के लिए जो है आप लोग एनरोल कर लेना। और वीडियोज़ लेकर आऊँगा मैं ऐसे और स्टॉक्स जो है हम कवर करेंगे। इसके साथ-साथ आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक होगा, जिस पे आपको वीडियो चाहिए होगा, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो टॉपिक लिख देना, मैं उस पे कवर कर दूँगा। और जी वर्नवा का वीडियो जो है आप लोग जाकर देखना। अगर आप मुझे एक्स पे फॉलो नहीं करते हो, तो मुझे एक्स पे भी फॉलो कर लो। मेरा एक्स का जो आईडी है वो है आयुष मर्दा 07, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ से जो है आप एक्स पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। एक्स पे भी जो है आपको इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिल जाएँगे। एक्स पे भी जो है मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। इसके साथ-साथ अगेन एक और चीज़ है कि जो कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह आते हैं या जो मेरा ओपिनियन होता है कोई भी कंपनी को लेकर, तो एक्स पे मैं ट्वीट कर देता हूँ, तो वहाँ पे जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके साथ-साथ अगर आप चैनल पे नए हो, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। मैक्सिमम लोगों से चैनल शेयर करना, आप लोगों को पता ही है क्या-क्या हुआ था, क्या-क्या नहीं हुआ था, सारी चीज़ें आपको पता है। तो अब मेरा एक ही एम है कि मुझे जो है वो पुरानी ऑडियंस जो है, उन्हें भी पहुँचना है और नई ऑडियंस को भी रीच आउट करना है। तो उसमें आप ही लोग मेरी हेल्प कर सकते हो। और एक रिक्वेस्ट है कि यार कंटेंट से अगर आपको जेन्युइनली वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो चैनल को जो है मैक्सिमम लोगों से शेयर करना। तो ऑन दिस नोट एंड करता हूँ ये वीडियो। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ, दैट्स इट। जय हिंद, जय भारत।